मूर्ख गाय, मुझसे दूर भाग रही है। हाँ, वैसे तुम तो बहुत तंदुरुस्त गाय हो। तुम्हें खा के मुझे एक हफ्ते तक भूख नहीं लगेगी। नहीं महाराज, मुझे मत खाइए। एक गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वो आंखों से अंधा था। रघु की एक 7 साल की बेटी थी जिसका नाम इमली था। दरअसल रघु की पत्नी इमली के छोटे में ही गुजर जाती है। इमली की जिम्मेदारी पिता के ऊपर आ जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में रघु अपनी आंखों की रोशनी खो बैठता है, जिस वजह से वो पहले की तरह अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो काफी हद तक कोशिश करता था कि अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दे पाए, और बेचारी इमली अपने छोटे में ही अपने बाप का काम में हाथ बटाती। रघु के पास भोली नाम की एक गाय थी। भोली तो भोली ही थी, जैसा नाम था वैसे ही वो खुद भी थी। इमली अपनी माँ को बहुत पहले ही खो चुकी थी। वो भोली को ही अपनी माँ मानती थी। भोली का एक बछड़ा भी था। इमली पूरा पूरा दिन भोली और उसके बछड़े के साथ बिताती, खेलती और उसका दूध भी पीती, और भोली को माँ कह के भी पुकारती। उफ, आ क्या हुआ इमली? कितनी बार तुमसे कहा मैंने, खुद रोटी बना लूंगा। जला लिया ना हाथ तुमने। तुम क्यों ऐसे काम करती हो बेटा? तुम ये सब नहीं कर सकती, बहुत छोटी हो अभी। नहीं बाबा, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। आप बस रोटी खा लीजिए। मैंने आपके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाई है। मैं भोली माँ का दूध पी के सो जाऊंगी बाबा। इमली तो भोली को ही अपनी माँ मानती थी, पर भोली भी उसे अपनी बेटी से कम नहीं मानती थी। यहाँ तक कि भोली इमली से बात भी करती थी। पूरा दिन इमली भोली और उसके बछड़े के साथ बिताती, वहीं पे सोती, खाती और उसका दूध भी पीती, और इमली ही भोली को जंगल चराने भी ले जाती। फिर एक दिन की बात है, इमली बड़ा सा बर्तन लेकर भोली के पास आकर कहती है, भोली माँ, मैं दूध लेने आई हूँ। जल्दी से दूध दे दो, फिर तुम्हें चराने जंगल जाना है। हाँ तो मेरी बच्ची, ले लो दूध। मैंने कभी मना किया है जो आज करूंगी। उसके बाद भोली खड़ी हो जाती है इमली को दूध देने के लिए। इमली कुछ दूध बर्तन में निकाल लेती है और कुछ वहीं पी लेती है, उसके दूध में मुंह लगा के। फिर उसके बाद भोली को लेकर चराने जंगल जाती है। जब तक भोली घास चरती है तब तक इमली खूब खेलती है और बेर खाती है। भोली घास खाती खाती थोड़ी दूर निकल जाती है। अरे वाह, वहाँ दूर मुझे खूब बड़ी बड़ी घास दिख रही है। पर मैं घास खाने दूर निकल गई तो इमली अकेले रह जाएगी। लेकिन घास भी तो बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी है। जी भी बहुत ललच रहा है। हाँ, ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी जाके घास खा के आ जाती हूँ। तब तक इमली अपने खेल में व्यस्त है। भोली घास खाने चली जाती है। जैसे ही वहां घास खाने लगती है, तभी भोली पे जंगल के शेर की नजर पड़ जाती है। शेर बहुत खुश हो जाता है, आज उसे इतना अच्छा शिकार मिला। हैं? शेर? मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके। भोली भागने लगती है और शेर उसके पीछे पीछे भागता है। एक जगह भोली थक हार के गिर जाती है और घुटने के बल गिर जाती है और डर के मारे थर थर कांपने लगती है। मूर्ख गाय, मुझसे दूर भाग रही है। हाँ, वैसे तुम तो बहुत तंदुरुस्त गाय हो। तुम्हें खा के मुझे एक हफ्ते तक भूख नहीं लगेगी। नहीं महाराज, मुझे मत खाइए। कैसे ना खाऊं? हाथ आया हुआ शिकार कैसे छोड़ दूं? ठीक है महाराज, मैं समझ गई कि आज मेरी मौत आपके हाथों लिखी है। मैं आपका शिकार बनने वाली हूँ, पर उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरी एक आखिरी इच्छा है। ठीक है, बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? महाराज, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटी जिसका नाम इमली है और एक मेरा बछड़ा है। वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं, नादान हैं, मेरा दूध पीते हैं, और अगर वो मेरा दूध एक दिन ना पिए तो भूखे रह जाएंगे।
मुझे बस एक बार घर जाने दीजिए। मैं उन दोनों को खूब सारा दूध पिलाऊंगी और उनको किसी को सौंप के फिर यहाँ आपके पास वापस आ जाऊंगी। उसके बाद आपने मेरे साथ जो करना होगा कर लेना। तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ के रखा है क्या? मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। तुम अगर यहाँ से एक बार चली गई तो दोबारा वापस क्यों आओगी? नहीं महाराज, मुझ पे यकीन करिए, मैं जुबान की बहुत पक्की हूँ। मैं जरूर वापस लौट के आऊंगी। शेर कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। भोली उदास होकर घर आती है और सोचती है कि वो जा तो रही है, पर अपने बच्चे को कैसे छोड़कर वापस आएगी, कैसे उन्हें समझाएगी कि उनकी माँ अब नहीं लौटने वाली। उधर इमली भोली को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी और वापस घर आ गई थी। इमली बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? और शाम हो गई है, भोली कहाँ है? बाबा, आप सच कहते थे। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे बड़ों वाले काम नहीं करने चाहिए। मुझसे भोली माँ खो गई। हर जगह तलाशा मैंने, लेकिन माँ मुझे कहीं भी नहीं मिली। तू घबरा मत मेरी बेटी, भोली बहुत समझदार है, वो आ जाएगी। तभी थोड़ी देर में भोली उदास सी होकर घर वापस आ जाती है। बाबा, भोली माँ आ गई। देखा बेटी, मैंने कहा था ना, भोली आ जाएगी। इमली और भोली का बछड़ा जाकर भोली के गले से लग जाते हैं। भोली इमली और अपने बछड़े को पेट भर दूध पिलाती है। दूध पिलाते समय उसकी आंखों में आंसू थे। दूध पिला के वो इमली और अपने बछड़े से कहती है कि उसे जाना होगा, उसने किसी को वादा किया है। इमली और बछड़ा ये सुन के बहुत रोते हैं। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगे। हम दोनों बच्चे आपके बिना कैसे रहेंगे? मैंने किसी से वादा किया है कि वो मुझे थोड़े समय के लिए जाने दे। मुझे अपने बच्चों को बता के आना है कि उनकी माँ अब कभी लौट के नहीं आने वाली। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, हमेशा सबके साथ ईमानदार रहना। आगे जाके ये ईमानदारी ही तुम्हारी काम आएगी। ये कह के भोली वहां से चली जाती है। इमली और छोटा बछड़ा भोली माँ को पीछे से देखते रहते हैं। भोली जब जंगल पहुंचती है तो शेर को यकीन ही नहीं होता कि गाय लौट आई है। भोली शेर के आगे घुटने टेक के सर झुका के बैठ जाती है। लीजिए महाराज, अब मेरे साथ जो करना है कर लो, मैं आ गई। अरे वाह, तुम आ गई। मुझे तो लगा था तुम अब लौट के नहीं आओगी, पर तुम तो बहुत ही ईमानदार गाय हो। अपनी जान के बिना परवाह किए वादा पूरा कर रही हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ और इसी खुशी में मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। जाओ, तुम अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहो और अपने बच्चों को खूब सारा दूध पिलाओ। भोली बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों के पास घर लौट आती है। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश थे और माँ के गले से लग जाते हैं। बैल चांद अपनी पत्नी चांदनी और अपने बच्चे मिनकू के साथ अपने मालिक राम जी के साथ रहता था। लेकिन चांद को थोड़े दिनों बाद फिर से इसी बात का डर सताने लगा था कि कहीं मालिक और उनकी पत्नी का मन फिर से ना बदल जाए। अच्छा दाम मिलने पर कहीं मुझे फिर से किसी और को ना बेच दें, क्योंकि चांद को अब इंसानों पर से भरोसा बिल्कुल नहीं रहा था। ए जी, क्या हुआ है? 2-3 दिन से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। ऐसी क्या बात है? आप ना चारा अच्छे से खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं। मुझे नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे? चांदनी, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से आज रात को ही निकल जाऊं। क्यों जी, आपको फिर शक हो रहा है क्या मालिक पे कि वो हमें अलग कर देंगे? हाँ, क्योंकि भरोसा एक बार में ही टूट जाता है और बार बार भरोसा नहीं बनता। इस बार मैं अपने परिवार को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और रात के अंधेरे में ही चांद अपने परिवार को लेकर वहां से बहुत दूर चला जाता है।
मीलों दूर चलने के बाद चांद को एक सुंदर सी जगह नजर आई। अपने परिवार संग चांद ने वहीं अपना एक सुंदर सा घर बनाया और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रिक्शा चलाने का काम करने लगा। चांद खूब सारी मेहनत करने की सोच रहा था। अभी मुझे खूब सारी मेहनत करनी होगी, अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी करनी होंगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा अपनी चांदनी और बच्चे को। इसके लिए मुझे खूब सारी मेहनत करनी है। हाँ। फिर एक दिन चांदनी जब सुबह नहा के तैयार होने लगी तो वो देखती है कि उसकी बिंदी ही खत्म हो गई है। अरे ये क्या, मेरी तो बिंदी ही खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, बिंदी नहीं लगाऊंगी तो कौन सी बदसूरत लगूंगी। वैसे भी मिनकू के बाबा कहते हैं मैं हार श्रृंगार करूं या ना करूं, मैं उतनी ही सुंदर लगती हूँ। और अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम फालतू की चीजों पे खर्च करें। तभी मिनकू माँ के पास आकर कहता है, हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? माँ, मैं अभी अभी पड़ोस के एक बच्चे के पास खिलौने देख के आया हूँ। माँ, मुझे भी खिलौना चाहिए, मेरे पास तो एक भी खिलौना नहीं है। बेटा देख, तेरे बाबा पूरी कोशिश कर रहे हैं ना हमें बेहतर जिंदगी देने की। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि हम कुछ भी खरीद सके। जो कुछ भी था तुम्हारे बाबा ने रिक्शा खरीद लिया। थोड़े दिनों में काम अच्छा चलने लगेगा, फिर तुम्हें तुम्हारे बाबा बहुत सारे खिलौने ला के देंगे। और बेटा जरूरी नहीं होता जो लोगों के पास है वो हमारे पास भी हो। ठीक है माँ। पीछे खड़ा चांद चांदनी और मिनकू की सारी बातें सुन लेता है और बहुत दुखी होता है। मैं कैसा पिता और पति हूँ जो अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। उस दिन चांद ने खूब मेहनत की, देर रात तक रिक्शा चलाता रहा और उसी दिन अच्छा धन कमाया। उधर चांदनी चिंतित थी, चांद को आने में देर हो गई थी। उसकी नजरें तो दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। तभी थोड़ी देर बाद चांद घर आया, हाथ में कुछ तोहफा लेकर आया था। कहाँ थे आप? इतनी देर क्यों हो गई आज? आपको पता है मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अरे भाग्यवान, इतनी चिंता क्यों करती हो? आज से तो मैं इसी समय आया करूंगा। शाम के समय कमाई अच्छी होती है, सवारी शाम के समय ही मिलती है। और आज देखा मैं कितना धन कमा के लाया हूँ, और तुम दोनों के लिए भी कुछ लाया हूँ। बाबा, मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? दिखाओ दिखाओ। चांद मिनकू के लिए ढेर सारे खिलौने लाया था, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ। माँ देखो, सुबह इन्हीं खिलौनों की बात चल रही थी और अभी बाबा मेरे लिए वो लेकर भी आए। कितने अच्छे बाबा हैं। फिर चांद पैकेट में से बिंदी निकाल के चांदनी को देता है। अरे आपको कैसे पता था मेरी बिंदी खत्म हो गई है? मुझे सब पता रहता है भाग्यवान, और तुम बिंदी में बहुत सुंदर लगती हो। आप भी ना जी। वैसे क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? ऐसे ही चांद का कामकाज ठीक ही चल रहा था कि कुछ दिनों बाद रोजाना की तरह चांद अपने काम पे गया। चांद ने कुछ ही दिनों में अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया था। सारी सवारियां उसी के रिक्शे में बैठना पसंद करती थी, पर कुछ बुरे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और आपस में बातें करते हुए वो कहते हैं, यार शंभू, इस चांद ने तो कुछ ही दिनों में अपना धंधा जमा लिया है। जब से ये यहाँ आया है तब से हमारा काम ठप हो गया है। हाँ यार, तू सही कह रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा है कहीं हमें थोड़े दिनों में रिक्शा बेचकर घर पे ना बैठना पड़े। पर करें भी तो क्या करें? बहुत कुछ कर सकते हैं हम। इसको मार के अपने रास्ते से हटा सकते हैं, पर तुम दोनों अगर मेरा साथ दो तो। यार मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, पर इस मुरारी से पूछ लो, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। क्या मुरारी देगा हमारा साथ? और इसमें तो तेरा भी फायदा है। नहीं, मैं तुम्हारा साथ इसमें बिल्कुल भी नहीं देने वाला। भले ही मेरा काम न चले, पर मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान नहीं ले सकता। मैं तो तुम दोनों को भी मना कर रहा हूँ, ये सब मत करो, ये पाप है। अरे मुझे इस पे पहले ही शक था। ये है ही डरपोक, किसी काम का नहीं है ये। शंभू, अब जो कुछ भी करना है हम दोनों को ही करना है, और वो भी आज रात को ही। चांद की उस दिन खूब कमाई हुई।
बाजार से जाते समय उसने मिनकू की पसंद की मिठाई ली और चांदनी के लिए गजरा और गले के लिए हार लिया। रात काफी हो चुकी थी। चांद खुशी खुशी अपने रिक्शे से घर जा रहा था कि तभी दो रिक्शे वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। चांद के एक साइड हरी रिक्शा चला रहा होता है और दूसरी साइड शंभू। चांद देखता है कि ये दोनों उसका पीछा कर रहे हैं। अरे ये शंभू और हरी भला मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं रिक्शा रोक के इनसे पूछ लेता हूँ। चांद जैसे ही रिक्शा रोक के उनसे पूछने की कोशिश करता है, तभी दोनों उसकी रिक्शा को जोर से टक्कर मार के गहरे गड्ढे में गिरा देते हैं। चांद पूरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिस वजह से धीरे धीरे वो दम तोड़ बैठता है। चांद ने जो चांदनी और मिनकू के लिए तोहफे लिए थे, वो सारा सामान वहीं बिखर कर रह जाता है। उधर दूसरी तरफ चांदनी चांद को लेकर बहुत चिंतित थी कि वो अभी तक घर नहीं आया। माँ, आप अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ माँ? बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? मैं तो सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ बेटा, देखना, आज तो तेरे बाबा को बहुत देर हो गई है, वो अभी तक घर नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। बेटा, तू घर पे रुक, मैं तेरे बाबा को देखने बाहर जा रही हूँ। माँ, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। दोनों चांद को ढूंढने निकलते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उनको चांद नहीं मिलता। दोनों बहुत परेशान होते हैं। तभी अचानक से मुरारी वहां से रिक्शा लेकर गुजरता है और वो चांदनी और उसके बेटे को देखकर रिक्शा रोक के उनसे पूछने लगता है। भाभी जी, मैं तो एक सवारी को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गया था, तभी लेट हो गया। लेकिन आप इतनी रात को छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हैं? क्या बताऊं भाई साहब, मिनकू के बाबा आज घर नहीं आए तो उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। क्या चांद घर नहीं आया? हे भगवान, कहीं उन दोनों ने चांद के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? भगवान, कोई अनर्थ ना हुआ हो। क्या कह रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ कहिए भाई साहब। कुछ नहीं भाभी, आप रिक्शे में बैठिए, साथ में ढूंढते हैं। सारे मिलकर चांद को ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद मुरारी को चांद का रिक्शा दिखा। पास जाकर देखा तो रिक्शे के साथ चांद की लाश पड़ी हुई थी। चांदनी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोनों माँ बेटे का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हे भगवान, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? हम दोनों आपके बिना कैसे रहेंगे? लाश को वो पीठ पर उठाकर घर ले आते हैं। अगले दिन मुरारी माँ बेटे के साथ चांद का अंतिम संस्कार करवाता है। भाभी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और अगर ये बात पहले ही आपको बता दी होती या चांद को बता देता तो शायद चांद आज जिंदा होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं सही कह रहा हूँ भाभी। मुरारी शंभू और हरी की पूरी बात चांदनी को बताता है। जब चांदनी को ये बात पता चलती है तो वो कसम खाती है गुनहगारों को सजा दिलवाने की, और फिर कानून की मदद से शंभू और हरी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती है। खुद को और अपने बच्चे को पालने के लिए वो पति की ही तरह रिक्शा चलाने का काम करती है। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।